जय हिंद। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशंस में हमने देखा था कि पंजाब, यूपी और बिहार और फिर बंगाल में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई। सरकार ने इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक तो आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग के बारे में। ये सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में रिवॉल्यूशनरीज़ की आइडियोलॉजी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। इस आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। दूसरा हम बात करेंगे अबाउट रीडिफाइनिंग रिवोल्यूशन। जब आइडियोलॉजी में चेंज देखने को मिलेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि रिवोल्यूशन का जो मेथड है वो भी रीडिफाइन होगा। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग के बारे में। रिवॉल्यूशनरीज़ की आइडियोलॉजी में ये जो चेंज है वो मिड 1920 से ही देखने को मिल जाएगा। ये जो रीथिंकिंग की शुरुआत है ये मिड 1920 से ही हो जाएगी। इनफैक्ट जब HRA को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फॉर्म किया जाएगा तो इसकी फाउंडिंग काउंसिल ये कहेगी कि एक तो हमें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रीच करना है, प्रोपगेट करना है, और दूसरा साथ ही साथ कम्युनिस्टिक प्रिंसिपल्स को भी प्रीच करना है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रीच करेंगे वो तो समझ में आता है, रिवॉल्यूशनरीज़ हैं तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रीच करेंगे। लेकिन एक शिफ्ट ये देखने को मिल रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को भी प्रीच करना है। शुरुआत हो गई है HRA के फाउंडेशन के साथ ही, बट ट्रू सेंस में रिवॉल्यूशनरीज़ की आइडियोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करेंगे भगत सिंह। जब भगत सिंह आएंगे तो पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरीज़ की आइडियोलॉजी को, उनके स्ट्रगल के फॉर्म को, उनके रिवॉल्यूशन के गोल्स को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हालांकि शुरुआत किसने कर दी थी? HRA ने शुरुआत कर दी थी। HRA ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था 1925 में, और इस मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई जो कि दिखाते हैं कि रिवॉल्यूशनरीज़ की आइडियोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, इस मैनिफेस्टो में कहा गया कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल होता है, ऐसे सभी सिस्टम्स को हमें अबॉलिश करना है, हमें ख़त्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग क्लास को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, वो एक्सप्लॉयट करती थी। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके थ्रू मैन के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है, उसको अबॉलिश करने की बात कर रहा था HRA का मैनिफेस्टो। HRA का मेन ऑर्गन हुआ करता था रिवॉल्यूशनरी, और इसके थ्रू कहा गया कि हमें रेलवेज को नेशनलाइज करना चाहिए, हमें अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज करना चाहिए, हमें हैवी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना चाहिए। एक तरीके से सरकार के इंटरफेरेंस की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर सोसाइटी में कोई पिछड़ा हुआ है, किसी के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, तो सरकार को एंश्योर करना चाहिए कि उसको भी बराबर की फैसिलिटीज़ मिलें। नेशनलाइजेशन एक स्टेप है उसी डायरेक्शन में। HRA के मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया कि हमें लेबर और पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करना चाहिए। लेबरर्स और पीजेंट्स जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को हमें फॉर्म करना चाहिए, उनको हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए और एक आर्म्ड रिवोल्यूशन करना चाहिए। आर्म्ड रिवोल्यूशन समझ में आता है, रिवॉल्यूशनरीज हैं तो आर्म्ड रिवोल्यूशन की बातचीत तो करेंगे ही। लेकिन ये जो बात की गई कि हमें ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि एक्सप्लॉयटेशन को पॉसिबल करता है उसको अबॉलिश करना चाहिए, हमें वेरियस चीज़ों का नेशनलाइजेशन करना चाहिए, ये दिखाता है कि रिवॉल्यूशनरीज़ की आइडियोलॉजी में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले तक या फिर फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिमिटेड था आर्म्ड रिवोल्यूशन तक। ये आइडिया नहीं था कि आगे जाके क्या करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडियोलॉजिकल चेंज देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये जो सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, इसमें जितने भी प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज थे वो अपने लास्ट डेज में इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस को, वायलेंस को कंडेम करेंगे और कहेंगे कि हमें मास पॉलिटिक्स की तरफ मूव करना चाहिए। फर्स्ट फेज में तो फोकस सिर्फ इस चीज़ पे था कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस होने चाहिए, वायलेंस होना चाहिए, आर्म्ड रिवोल्यूशन होना चाहिए और इस सरकार को हमें ओवरथ्रो करना है। लेकिन इस बार फोकस थोड़ा अलग है। आर्म्ड रिवोल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आगे क्या करना है, एक्सप्लॉयटेशन को कैसे ख़त्म करना है, उसकी भी बात हो रही है। और अपने लास्ट डेज में तो इनफैक्ट ये लोग इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस को और वायलेंस को कंडेम करेंगे और मास पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिस्मिल साहब जिन्होंने HRA को फॉर्म किया था, फाउंडिंग मेंबर थे, वो अपने लास्ट डेज में कहेंगे कि यूथ को पिस्टल और रिवॉल्वर जो है उसको नहीं उठाना चाहिए। ये कहेंगे कि यूथ को रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए काम ही नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बिस्मिल कहेंगे कि यूथ को ओपन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए,
बिस्मिल कहेंगे कि यूथ को मास मूवमेंट के लिए काम करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए यूथ को काम करना चाहिए। बिस्मिल यहाँ तक कह जाएंगे कि सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स को कांग्रेस के अंडर यूनाइट होना चाहिए और यूनाइटेड होकर मास मूवमेंट की तैयारी करनी चाहिए और सरकार को चैलेंज करना चाहिए। मतलब पूरा कंप्लीट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। वो इंसान जो कि एचआरए का फाउंडिंग मेंबर है, वो अपने लास्ट डेज में कह रहा है, काकोरी रॉबरी में इनको फांसी दी गई थी, वो अपने लास्ट डेज में कह रहा है कि हमें या हमारे यूथ को रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, मास मूवमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए, मास मूवमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए और मास मूवमेंट के थ्रू ही ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको ओवरथ्रो किया जा सकता है। हालांकि जाते जाते भी इन्होंने अपना कम्युनिज्म में जो फेथ है उसको एक बार फिर से सॉलिडिफाई किया और ये कहा कि अल्टीमेटली हमें कम्युनिस्टिक सोसाइटी को स्टैब्लिश करना है जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पे सबके लिए जस्टिस हो, इक्वालिटी हो। इनफैक्ट रिवॉल्यूशनरीज का ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो पूरी पोजीशन है, उसकी डिटेल में बातचीत की गई है किताब में, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। और ये किसकी किताब है? ये किताब है भगवती चरण बोरा की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसकी किताब है? भगवती चरण बोरा की। भगत सिंह जब आएंगे तो भगत सिंह अरेस्ट होंगे, उससे पहले से ही भगत सिंह जो हैं वो ये वायलेंट मेथड्स, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस में जो बिलीफ है उससे थोड़ा थोड़ा अलग होने लगेंगे और मार्क्सिज्म की तरफ जाएंगे। बेसिकली भगत सिंह भी अरेस्ट होने से पहले से ही इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से थोड़ा सा अलग हैं, वायलेंस से थोड़ा सा अलग हैं और किस तरफ जा रहे हैं? मार्क्सिज्म की तरफ इनका थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। इनका जो झुकाव है वो पॉपुलर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की तरफ ज़्यादा होगा। इनका ये मानना था कि हमें मास मूवमेंट करना चाहिए, उसी से सक्सेसफुल रिवोल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। और ये दिखता है भगत सिंह के एक्शंस में। भगत सिंह मदद करेंगे इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब नौजवान भारत सभा, जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा 1926 में। और ये जो पंजाब नौजवान भारत सभा है, ये यूथ, पीजेंट्स और वर्कर्स को पॉलिटिकली मोबिलाइज करने के लिए कामकाज करेगी। भगत सिंह और सुखदेव जो हैं वो लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन को ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में लीगल वर्क करेगी, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में ओपन वर्क करेगी, मास मूवमेंट के लिए काम करेगी। भगत सिंह कहते थे कि रियल रिवॉल्यूशनरी आर्मीज आर इन विलेजेस एंड फैक्ट्रीज। उनका ये मानना था कि जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो गांव में रहते हैं, गांव में हमें जाना चाहिए, गांव में हमें लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। बट फिर सवाल आता है कि जब भगत सिंह अपने अरेस्ट से पहले से ही मार्क्सिज्म की तरफ टिल्टेड थे, तो फिर इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस को क्यों प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई? क्यों इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस को टेकअप किया गया? और ये अपन ने देखा था कि लाला लाजपत राय साहब जब तक डिड नॉट डाई, या जब तक उनको मारा नहीं गया अंग्रेज सरकार के द्वारा, उससे पहले तक रिवॉल्यूशनरीज का जो टिल्ट था वो सोशलिज्म की तरफ था। उनका जो टिल्ट था वो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से थोड़ा दूर जा रहा था। ये जो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस हैं, इनको एक बार फिर से पिकअप किया जाएगा जब लाला लाजपत राय साहब को मार दिया जाएगा सरकार के द्वारा। क्यों किया गया ऐसा? एक तो रीज़न ये था कि ये जो सोशलिज्म है, ये जो कम्युनिज्म है, ये ऐसी आइडियोलॉजीज़ हैं जिनको इफ़ेक्टिव होने में, जिनको समाज में अपना स्पेस बनाने में टाइम लगता है। और उस टाइम पे ज़रूरत थी क्विक चेंज की, बिकॉज लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, तो बहुत क्विक चेंज की ज़रूरत थी। उतना टाइम रिवॉल्यूशनरीज को दिख नहीं रहा था कि हम अपनी ये जो सोशलिज्म या मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है इसको अच्छे से लोगों के दिमाग में स्टैब्लिश कर सकें। तो क्विक चेंज की वजह से इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस की तरफ फोकस किया गया। दूसरा, आपको सोशलिज्म की बातचीत करनी है, आपको मार्क्सिज्म की बातचीत करनी है, आपको कम्युनिज्म की बातचीत करनी है, आप यंग लीडर्स हो, आपका कोई स्टैब्लिश्ड बेस नहीं है। अब यंग लीडर्स हो, यंग लीडर्स के साथ में मासेस कैसे जुड़ेंगे, मासेस कैसे उनकी बात सुनेंगे? भाई कोई स्टैब्लिश्ड इंसान है जैसे गांधी हैं, वो बोलें कि यार हमारी ये प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात तो सुन लेंगे मासेस, उनकी बात तो सुन लेंगे लोग। लेकिन ये यंग लोग जो कि अभी अभी लीडरशिप रोल में आए हैं, वो अपने आइडियाज़ को कैसे प्रोपोगेट करें, वो कैसे बताएं लोगों को कि हमारा आइडिया ये है। और इस डिलेमा के चलते ये जो यंग रिवॉल्यूशनरीज हैं ये डिसाइड करेंगे कि हम एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लेंगे, हम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस करेंगे और उसके थ्रू हमें जो नाम मिलेगा, हमें जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम उसको यूज़ करेंगे अपने प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट करने के लिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बॉम्बिंग इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत सिंह ने बॉम्बिंग की, लेकिन उस बॉम्बिंग का कभी भी आइडिया ये नहीं था
कि हमें किसी को मारना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है। आइडिया सिंपल था कि जब हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा तो हम कोर्ट को यूज़ करेंगे एज अ प्लेटफॉर्म अपने आइडियाज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को प्रोपगेट करने के लिए, रिवॉल्यूशनरी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग होने के बावजूद भी, शिफ्ट होने के बावजूद भी, ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। फिर इसके बाद बात आती है रीडिफाइनिंग रिवॉल्यूशन के बारे में। अच्छा, ये अपन शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, आइडियोलॉजी में चेंज देखने को मिल रहा है। ये जितने भी रिवॉल्यूशनरीज हैं वो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो आर्म्ड रिवॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मार्क्सिज्म की भी बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की भी बात कर रहे हैं, ये साथ ही साथ कम्युनिज्म की भी बात कर रहे हैं। और जब आइडियोलॉजी में चेंज देखने को मिलेगा तो रिवॉल्यूशन के मेथड में भी चेंज देखने को मिलेगा। अब ये जो रिवॉल्यूशन है ये सिर्फ मिलिटेंसी तक, ये सिर्फ वायलेंस तक लिमिटेड नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल लिबरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें बाहर निकालना है, ये जो इंपीरियलिज्म है इसको हमें बाहर निकालना है, और एक नया सोशलिस्टिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है जिसमें किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन उसको ख़त्म करना है। एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। भगत सिंह जो कि प्रोमिनेंट लीडर होंगे, जो कि रिवॉल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो भगत सिंह मार्क्सिज्म को एक्सेप्ट करेंगे, वो भगत सिंह सोसाइटी में क्लास अप्रोच को एक्सेप्ट करेंगे। वो भगत सिंह ये कहेंगे कि जो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये एक्सप्लॉइटेशन जो है वो सिर्फ फॉरेनर्स का ही नहीं है। ये जो लड़ाई है हमारी वो सिर्फ फॉरेनर्स के एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में नहीं है। इंडिया में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं, जो कैपिटलिस्ट बैठे हैं, जो कि इस पीजेंट्स को, इन वर्किंग क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके अगेंस्ट में भी हमें लड़ाई को लड़ना है, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करना है। भगत सिंह ने सोशलिज्म को डिफाइन किया और ये कहा कि कैपिटलिज्म को अबॉलिश किया जाए, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है इसको अबॉलिश किया जाए, ये जो क्लास डोमिनेशन है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या हम लैंडलॉर्ड्स हैं या हम कैपिटलिस्ट हैं और हम एक्सप्लॉइट करेंगे वर्किंग क्लास को, इस क्लास डोमिनेशन को पूरी तरीके से अबॉलिश किया जाए। भगत सिंह पूरी तरीके से सेक्युलर थे और उनके जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स हैं वो दिखते हैं उनके कामकाज में। जैसे पंजाब नौजवान भारत सभा के लिए भगत सिंह ने 2 रूल्स ड्राफ्ट किए थे, टोटल 6 रूल्स थे, उनमें से 2 रूल्स ड्राफ्ट किए थे। और इन 2 रूल्स में भगत सिंह ने कहा कि एक तो इट्स मेंबर्स वुड हैव नथिंग टू डू विद द कम्युनल बॉडीज़। कोई भी ऐसी कम्युनल बॉडी जो कि रिलीजन के बेसिस पर लोगों को डिवाइड करती है, उससे कोई लेना देना नहीं होगा पंजाब नौजवान भारत सभा के मेंबर्स का। और दूसरा, भगत सिंह जनरल फीलिंग ऑफ टॉलरेंस को प्रोपगेट करेंगे। ये कहेंगे कि रिलीजन किसी भी इंसान का पर्सनल मैटर है, उसका पर्सनल बिलीफ है, हमें सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंट रहना है। मतलब भगत सिंह अपने काम में ये भी दिखा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सेक्युलर हैं। और भगत सिंह जो हैं, ये जो हमारे यहाँ पे सुपरस्टिशंस चलते थे, ये जो रिलीजन के नाम पे मेंटल बॉन्डेजेस लगाए जाते थे, उसको भी हटाने के लिए कामकाज करने की बात करेंगे। ये जितना भी सुपरस्टिशन है, भगत सिंह की एक बहुत अच्छी राइटिंग है कि वाई आई एम एन एथीस्ट, और वो एक किताब है, बहुत सस्ती आ जाती है, शायद 80 रुपये की या 100 रुपये की किताब है। अगर वो आप पढ़ोगे तो भगत सिंह के आइडियाज़ के बारे में आपको पता चलेगा। इतनी छोटी उम्र में इतने टावरिंग बिलीफ थे इस आदमी के कि पढ़ने में एकदम से मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि यार किसी महान आदमी को पढ़ रहे हो आप। बहुत खूबसूरत लिखते हैं ये। तो ये आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। अपने को ये समझ में आ रहा है कि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज़ हैं वो आर्म्ड रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। कुछ मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं जैसे भगत सिंह, कुछ कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं जैसे बिस्मिल, और कुछ जो हैं वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने की भी बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट अपन ने ये भी देखा कि अपने लास्ट डेज में तो ये ज़्यादातर रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो मास पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे। उनको समझ में आएगा कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से देश को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता, सेंसेशन क्रिएट किया जा सकता है, लोग बीच में एक एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अगर इतनी पावरफुल ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालना है तो हमें मास मूवमेंट करना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। ये मैसेज दिया गया और इसके हिसाब से रिवॉल्यूशन के मेथड में भी थोड़े चेंजेस देखने को मिले। ये चैप्टर अपना ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।